Hello everyone, I am Ritunjay. Welcome back to my channel. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Today we are going to discuss the fundamental rights of the Indian Constitution. अब जानते हैं कि fundamental rights हैं क्या. Fundamental rights are essential for existence. मतलब कि fundamental rights के बिना existence ही मुश्किल है, life ही मुश्किल है. इसीलिए इसको fundamental rights कहा गया है. नॉर्मल राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जैसा कि हिंदी में कहा गया है. और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए थे. अब ये फंडामेंटल राइट्स का काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स ईच एंड एवरी सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी यूज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. मतलब कि अगर स्टेट या गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज करती है अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ, तब ये फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके उससे बचाव किया जा सकता है. और इसी के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया. अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये आइडिया कहाँ से आया फंडामेंटल राइट्स का? अब 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, उन्होंने नेहरू कमीशन बनाई हुई थी. तो उन्होंने उसमें एक बिल ऑफ राइट्स बनाया जो कि बेस्ड था यूएस के बिल ऑफ राइट्स पे, यूके के बिल ऑफ राइट्स पे और फ्रांस के राइट्स ऑफ मैन पे. तो ये उन्होंने बिल ऑफ राइट्स बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया और कहा कि आप इसको लागू करिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना. तो उसमें जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने सोचा कि इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देना चाहिए. और क्योंकि ये फंडामेंटल है, एसेंशियल है एग्जिस्टेंस के लिए, इसलिए बिल ऑफ राइट्स की बजाय इसका नाम कर दिया फंडामेंटल राइट्स. अब फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि किसी भी सिटीजन्स का अगर ये राइट वायलेट किया जा रहा है किसी भी आदमी की तरफ से या स्टेट या गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आर्टिकल 32 में जैसा कि दिया हुआ है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. उसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. और अगर वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना चाहता, तो वहां भी जा सकता है, जैसा कि लिखा हुआ है आर्टिकल 226 में. अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है. अब पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें था एक राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से हटा के राइट्स, नॉर्मल राइट्स में डाल दिया गया. तो अब आप ये मतलब समझ लीजिए, फंडामेंटल राइट्स का और नॉर्मल राइट्स का डिफरेंस समझ लीजिए. फंडामेंटल राइट से कोई भी सिटीजन अगर उसका ये राइट वायलेट किया जाता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जैसा कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है. लेकिन अगर नॉर्मल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसे स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा. ये है इसका डिफरेंस. अब देखते हैं फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 में है. आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है. राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉ. मतलब कि सारे लोग लॉ के आगे इक्वल हैं और उनको किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी चीज़ों पे किसी भी सिटीजन को इंडिया के डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. जैसा कि अभी एक रिसेंट जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि विमेन को भी आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलेगी और कमांड पोस्ट भी मिलेगी. तो ये एक तरीके, ये राइट टू इक्वालिटी में ही जजमेंट हुआ है. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया राइट टू इक्वालिटी का कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी बेसिस पे, इन किसी भी बेसिस पे. और एक और है इसमें चीज़, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इसकी बात मैंने प्रीएम्बल वाले वीडियो में भी की है. इसमें एक थोड़ी समझने वाली चीज़ है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस. मतलब कि जब सर्कमस्टेंसेस सेम होंगी तो आपको अपॉर्चुनिटी सेम मिलेगी. अब जैसा कि हमारी गवर्नमेंट लाई है, EWS के लिए रिजर्वेशन है,
स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है। तो आप कहेंगे ये तो भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही है, लेकिन ये एक तरीके की स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं। इसमें ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो अब आप एक सोचिए कि कोई बहुत दूर गांव में कोई बच्चा रह रहा है, बहुत गरीब है, तो वो दिल्ली में रहने वाले बच्चे से कैसे कॉम्पीट करेगा? तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये प्रोविजंस लाए जा सकते हैं। और इसमें ये भी बात है कि जैसे ये राइट टू इक्वालिटी सिटीजन्स के लिए तो है ही, और भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है। जैसे कोई कंपनी है, 10 कंपनी है मान लीजिए, तो उसमें किसी को कोई गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि इसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, इसको कम मिलेगी। उसमें भी राइट टू इक्वालिटी काम करेगी। अब नेक्स्ट राइट है फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। ये राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो लास्ट राइट है, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है फंडामेंटल राइट्स में। सारे राइट्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब ये राइट टू फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ये राइट्स दिए गए हैं राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में ये सारे राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में, जो राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। अब आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी चीज़ की सज़ा हो रही है, तो उसी क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। एक तो ये है। दूसरा कि जैसे कोई लॉ आज बना है, आज की डेट पे बना है, और आपने क्राइम पहले किया है, तो आपको उस लॉ के हिसाब से सज़ा नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ क्या है कि लॉ जो टाइम प्रिस्क्राइब करता है किसी भी सज़ा का, अगर उससे ज़्यादा सज़ा किसी भी क्राइम के लिए नहीं दी जा सकती। ये कहता है हमारा आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसमें दिया गया है राइट टू लाइफ, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको चेंज कर दिया था, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। मतलब कि राइट टू लाइफ ही नहीं, केवल जीने का अधिकार नहीं, सम्मानजनक जीने का अधिकार, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, इसको कर दिया गया था राइट टू लाइफ को। अब इसमें कई सारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू फूड, राइट टू मेडिकल केयर, और भी कई सारे राइट्स हैं। अब इसमें एक नया राइट ऐड किया गया है काफ़ी रिसेंटली, राइट टू प्राइवेसी। ये सबसे नया ये है, क्या कहते हैं, राइट, जो कि इसमें ऐड किया गया है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है। इसमें क्या है कि सिटीजन्स को उनके डेटा और पर्सनल सिक्योरिटी की अश्योरेंस दी जाती है। ये सबसे नया है जो ऐड किया गया है। अब इसमें आर्टिकल 21 के बाद आता है आर्टिकल 21A। ये पहले तो नहीं था, लेकिन 2002 में ऐड किया गया है। इसमें यह है कि स्टेट शैल गिव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट को देनी है। ये आर्टिकल 21A 2002 में ऐड किया गया था। और आर्टिकल 22 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक तरीके का प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट देता है कि जैसे अगर आपको किसी क्राइम किसी चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया है, तो आप गवर्नमेंट पुलिस को ये बताना होगा कि आपको किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया है, क्या क्राइम किया है। बिना बताए अरेस्ट नहीं कर सकते। तो अब ये मैंने चारों ये इतने 19, 20, 21A, 22 ये सारे आर्टिकल्स की बात इसलिए की क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हायर क्लासेस में भी बात होगी। तो ये हो गई राइट टू फ्रीडम की बात। लेकिन ये राइट टू फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप रूल ऑफ लॉ से आगे जाके कोई भी फ्रीडम कह दें कि ये तो फ्रीडम हम कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के ही करना पड़ेगा आपको। और स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
इन ऑर्डर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि स्टेट या गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, एंड टू मेंटेन द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो ये चीज़ भी काफ़ी ध्यान रखने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक है। इस राइट में है कि इस राइट में है कि कोई भी तरीके का फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नहीं हो सकती है, और चाइल्ड लेबर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है अंडर द एज ऑफ 14 तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। इसमें क्या है कि इंडिया के सिटीजन्स को कंप्लीट फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की और प्रोपोगेट करने की। मतलब वो किसी भी रिलीजन को अपने पसंद के अपना सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, मतलब उसकी चीज़ें फैला भी सकते हैं। इसके बारे में तो अभी नेक्स्ट चैप्टर ही है, सिविक्स का क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर ही है, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। उसमें काफ़ी डिटेल में बात होगी, लेकिन प्रीएम्बल वाले वीडियो में भी मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसे भी देखिए। और इस समय आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप उसको पूरा भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है। अब इसमें ये एक प्रोटेक्शन देता है कि प्रिजर्व एक तरीके से प्रिजर्व करना चाहता है ये राइट दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और रिलीजन के कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट्स को, उनको प्रिजर्व करना चाहता है। तो इससे क्या है कि कोई भी माइनॉरिटी या कोई भी कम्युनिटी, रिलीजन अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती है, अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशन खोल सकती है, और उस पर कंप्लीट फ्रीडम होगी ये सारी चीज़ें खोलने पे। और ये इसीलिए दिया गया है ताकि उनका भी ये कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट्स ख़त्म ना हो जाएं, वो भी प्रिजर्व रहें। अब आते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक है। इसका काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना। मतलब कि आप जैसे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो आप इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को यूज़ करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये राइट इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए, अगर ये राइट ही नहीं होगा तो फंडामेंटल जो पांच बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कोई मतलब ही नहीं। जब आप कहीं कोर्ट जा ही नहीं सकते, कुछ उसका फ़ायदा ही नहीं होगा, तब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसा कि इसको यूज़ करके हम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि आर्टिकल 32 के में जो लिखा है उससे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर। अब एक और बात है कि अगर नेशनल या स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, कि कहीं हो या कभी की जाती है, तब ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि राइट टू लाइफ जो है पार्ट राइट टू फ्रीडम का, राइट टू लाइफ कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे इमरजेंसी लगे, चाहे जो हो। और ये सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करते हैं। रिट्स क्या है? एक तरीके का रिटन ऑर्डर। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी 5 तरह की रिट्स होती हैं। अब ये पांचों रिट्स कौन कौन सी हैं? पहली हैबियस कॉर्पस, फिर मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी एंड को वारंटो। अब इनका एक एक का मतलब समझते हैं। हैबियस कॉर्पस, अगर किसी भी आदमी का अनलॉफुल डिटेंशन या फिर इम्प्रिजनमेंट, अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट होता है, तो कोई भी सिटीजन, तो वो कोर्ट जा सकता है और अपने रिलीज के लिए दरख्वास्त कर सकता है। और अगर उसका डिटेंशन अनलॉफुल होगा तो कोर्ट
इसी रिट के बेसिस पे उसको रिलीज करेगा। नेक्स्ट रिट है मैंडेमस। It's a writ which is issued by any higher court when any government or government office or any public office fails to perform their duties according to law। अब जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पब्लिक ऑफिस हैं, अगर लॉ के हिसाब से काम नहीं करता है या लॉ से आगे जाके काम करता है, तब ये मैंडेमस रिट इशू की जाती है कोर्ट की तरफ से कि आप अपने लॉ के अंडर काम करें। अब नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन। ये रिट तब इशू होती है जब कोई भी कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके हियरिंग करता है, मतलब अपने ज्यूरिसडिक्शन के आगे निकल के उससे बाहर जाके अगर कोई भी केस को हियर करता है, तब ये रिट किसी हायर कोर्ट से इशू की जाती है, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट रिट है सर्ट्यूररी। ये रिट तब पास की जाती है किसी भी हायर कोर्ट से जब कोई भी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्डर पास करती है अगेंस्ट इट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके अगर कोई ऑर्डर पास करती है, तब ये सर्ट्यूररी रिट हायर कोर्ट से इशू की जाती है। अब आप ये प्रोहिबिशन और इसमें सर्ट्यूररी में डिफरेंस समझ लीजिए। प्रोहिबिशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये तब रिट इशू की जाती है जब कोई जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कोई केस अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके हियर करता है, और ये सर्ट्यूररी तब इशू की जाती है जब कोई जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके ऑर्डर पास कर देता है, तब ये इशू की जाती है सर्ट्यूररी। अब लास्ट ये है को वारंटो। ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई भी पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस में इलीगली है, मतलब कि इलीगली अगर किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिस में काम कर रहा है कोई भी आदमी, तो उसके खिलाफ ये रिट इशू की जाती है कि उसको काम से हटाया जाए, अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन से बाहर जाके और काम कर रहा है और चुना नहीं गया है तब। तो अब हम लोगों ने ये 4 और ये हैबियस कॉर्पस 5वीं सारी रिट्स के मतलब समझ लिए हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि, और नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चंस। तो आज हम लोगों ने बात कर ली फंडामेंटल राइट्स पे। अब बहुत जल्दी मेरा वीडियो आएगा क्लास 8 की सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पे, जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, बाय बाय।